जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को आज वन शॉट में कंप्लीट करेंगे कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क फंक्शन के बारे में, इसके बाद बात करेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में, फिर उसके लॉज देखेंगे, इसके बाद हम डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट देखेंगे, फिर हम फोटोन के बारे में बात करेंगे, फिर डी ब्रॉय वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद लास्ट में उसके हम कुछ फॉर्मूले और उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन निकालें और स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर हमारा है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, हमें क्या बात करना है, ड्यूअल नेचर के बारे में बात करेंगे कि रेडिएशन के कितने नेचर होते हैं, दो नेचर होते हैं। ठीक है, दो नेचर कैसे मिले, एक पार्टिकल नेचर मिलता है और एक वेव नेचर मिलता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने प्रूव करा था, तो वो क्या है, पार्टिकल नेचर से पता चला। वैसे वेव नेचर से भी पता चलता है, बट पार्टिकल नेचर का मतलब क्या रहता है, जब पार्टिकल्स आते हैं और उसकी वजह से एनालिसिस करें, जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर से पता चलता है। ठीक है, वेव नेचर जैसे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी हम देखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें किसके बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज वर्क फंक्शन। क्या रहेगा, वर्क फंक्शन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। इवन इससे क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, JEE नीट दोनों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी हाल ही में इसका नीट में क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक्चुअली वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क का मतलब तो पता होगा, वर्क मतलब कार्य, जो काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें करना कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक मेटल की सरफेस है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन दो टाइप के होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो फ्री घूमे, जो लास्ट क्लास में रहेगा। किसी भी न्यूक्लियस के और आसपास जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो अलग अलग ऑर्बिट्स रहती हैं, तो जो लास्ट ऑर्बिट में रहेगा इलेक्ट्रॉन वो क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब कुछ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे जो न्यूक्लियस के पास में जो ऑर्बिट रहेगी वहां रहेंगे। कुछ ऐसा, मान लो ये न्यूक्लियस है तो इसके आसपास ऐसी ऑर्बिट्स रहती है ऐसे, तो मान लेते हैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन इनमें घूम रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना लास्ट वाली क्लास में, वो क्या रहेगा, लगभग फ्री रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस इसमें फोर्स कम लगाता है। बट ये वाला इलेक्ट्रॉन जो रहेगा लगभग बाउंडेड रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस में फोर्स ज्यादा लगाता है। तो यहाँ पर दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी बाउंड इलेक्ट्रॉन। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। कैसे, तुम उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे, वर्क डन देंगे, तभी तो निकलेगा भाई। ऐसे अपने आप तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। हमने क्या मान लिया, ये एक मेटल सरफेस है। क्या है, मेटल सरफेस, ऐसे। ठीक है, अब यहां पर हमने यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको बोलेंगे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइट देंगे। क्या देंगे, लाइट। ऐसे लाइट आएगी, ये इंसिडेंट रेडिएशन दिया हमने। क्या दिया, इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज दे सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसे हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होंगी, तो इसे लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इंसिडेंट लाइट हमने दी, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेटल की सरफेस में आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हमने इसको क्या दिया, एनर्जी। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ, लिखेंगे द मिनिमम, कम से कम एनर्जी। कम से कम इसलिए भाई, मान लो अगर 5 जूल एनर्जी देने में इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इसका वर्क फंक्शन 5 जूल हुआ। लेकिन अगर ये 2 जूल में बाहर आ रहा तो मिनिमम 2 जूल हुआ ना। तो जितना मिनिमम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आए,
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an electron to just escape from metal surface से बाहर आने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इस बात का ध्यान रखना कि मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिससे कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाए, कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इसका फॉर्मूला होगा वर्क फंक्शन का W इक्वल टू, या W0 से लिखेंगे h न्यू 0, या इसी को लिखते हैं hc बाय लैम्डा 0। ये हुआ वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। वर्क फंक्शन को कभी कभी फाई 0 से भी डिनोट किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखोगे, कुछ बुक्स में इसको फाई 0 से डिनोट करेंगे। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या, h न्यू। भाई ये फोटोन की एनर्जी वाला याद करो, एनर्जी इक्वल टू h न्यू होता था, बस यहाँ न्यू 0 रहेगा। न्यू 0 हमारा जो है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्क फंक्शन। अब इसकी यूनिट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट भी लिख लेते हैं इसकी। तो यूनिट क्या है, तो वर्क फंक्शन की जो यूनिट है वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV, या इसको हम जूल में भी लिखते हैं। किस में लिखते हैं, जूल में। लेकिन पॉपुलर यूनिट कौन सी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही वर्क फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है ना, इसे हम जूल में लिखें तो ऐसे लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कैसे लिखा मैंने ये फॉर्मूला, तो ये जो वैल्यू आई है डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 1 वोल्ट का मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि कूलम, और वोल्ट मतलब पोटेंशियल, तो कूलम और वोल्ट का मल्टीप्लाई करोगे तो जूल आएगा। कूलम और वोल्ट का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जूल। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या आई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 फैक्टर लिखने जा रहा हूँ जिस पे वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा। तो फैक्टर थोड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टर्स। पहला फैक्टर इसका ये है, नेचर पे डिपेंड करेगा, है ना, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नेचर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मेटल है वो किसका बना है। मान लो अगर ये एल्यूमिनियम का होता तो एल्यूमिनियम के लिए वर्क फंक्शन फिक्स होता, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या रहेगा, एक जैसा। मतलब अगर मेटल वही है, सेम मेटल है, मान लो कॉपर है, तो कॉपर के लिए वर्क फंक्शन एक जैसा रहेगा। वो कॉपर कोई भी हो, एक कॉपर यहाँ रखा, एक कॉपर यहाँ रखा, एक कॉपर यहाँ रखा, तीनों से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो वर्क फंक्शन तीनों के लिए क्या रहेगा, एक जैसा। मतलब मटेरियल अगर एक जैसा है तो वर्क फंक्शन एक जैसा। दूसरा, नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करेगा कि सरफेस रफ है कि स्मूथ है, ठीक है। तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, इसे बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है, और इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर ले, मैं एक बार बोर्ड चेक कर लेता हूं और आगे के टॉपिक हम कवर करते हैं, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन की। इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन में हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होगा। मतलब ये एक ऐसा फिनोमेना है जिससे इलेक्ट्रॉन को एमिट कराते हैं। मतलब इट इज अ फिनोमेना बाय विच वी कैन एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। तो लिखना हो तो लिख सकते हो, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फिनोमेना है जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो लिख लेते हैं, इट इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन from a metal surface, from a metal surface। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन। कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है। अब इसके टाइप्स देखते हैं कि टाइप कितने हैं। तो इसके 3 टाइप मिलते हैं,
कितने टाइप हैं? 3 टाइप। तो नाम समझ लेते हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं पूछा जाता, बट नाम आने चाहिए आपको। मैं बता भी दूंगा। पहला आता है थर्मोनिक, IONIC, थर्मोनिक है ना, थर्मी आयोनिक बोलते हैं। एमिशन, ठीक है। दूसरा जो आएगा इसे बोलेंगे हम लोग फील्ड एमिशन, लिखेंगे इनके बारे में हमें ना, फील्ड एमिशन। वैसे तो 4 रहते हैं, बट हमारे काम के जो हैं वो 3 हैं। एक आएगा जिसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एक आता है लास्ट में इसका जिसे हम लोग सेकेंडरी एमिशन भी बोलते हैं। उसका कोई खास रोल नहीं, इसलिए उसको मैं स्किप कर रहा हूं। देखो थर्मोनिक एमिशन का मतलब क्या हुआ, जब थर्मल एनर्जी किसी भी मेटल को दे और इलेक्ट्रॉन एमिट हो, मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, it is a process of electron emission from a metal surface by giving thermal energy। भाई कॉमन सी बात, अगर थर्मल एनर्जी आप दोगे तो क्या होगा, अगर थर्मल एनर्जी दोगे तो उसको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, और एनर्जी अगर मिलेगी मतलब टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो एमिट होगा। अब फील्ड एमिशन का मतलब है जब हम इसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, किसी भी मेटल के अक्रॉस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें और इलेक्ट्रॉन एमिट हो, मतलब बिल्कुल ऐसा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय अप्लाइंग a high electric field। इसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, ठीक है। सीधी सी बात है, जैसा प्रोसेस पहला था वैसा ही दूसरा है। इसमें थर्मल एनर्जी देते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसलिए ज़्यादा सुटेबल मेथड नहीं है। हम लोग ये मेथड जरूर यूज़ कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी वाला, बट उससे बेटर भी ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग इसको एनर्जी देंगे, लेकिन फोटोन वाली। कौन सी, फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक है। फोटो का मतलब होता है फोटोन। फोटोन क्या होते हैं, तो एनर्जी के बंडल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आते हैं। ये जो लाइट आ रही है ना, इंसिडेंट रे, सन से जो रेडिएशंस आती है, उनके पास जो एनर्जी होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स का मतलब होता है बंडल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के जो पैकेट्स रहते हैं जिनको क्वांटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोटोन देंगे और इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराएंगे। क्या करेंगे, फोटोन देंगे और इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराएंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन from a metal surface when electromagnetic waves is incident on the metal surface वैसे तो कंडीशन रहेगी कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा और कब नहीं, वो हम कंडीशन जरूर बताएंगे। एक्चुअल में कंडीशन कुछ ऐसी रहती है कि जो लाइट आ रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे। पहले आप CBI स्टेटमेंट समझे। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कम आता है, बट डेफिनेशन हो सकता है कभी पूछ ली जाए, ठीक है। तो इसको आप आराम से नोट कर ले, थ्योरी वाला पोर्शन था ये। अब हम बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। क्या बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम फोटोन इसमें देंगे, किसमें, मेटल सरफेस में। देखो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम देख लेते हैं छोटा सा। मैं यहाँ पर एक एनोड और एक कैथोड बना देता हूँ ऐसे,
और यहां हमने क्या करा, माइक्रोमीटर लगा दिया ताकि करंट अगर आएगी तो पता चलेगी। मैंने क्या करा, ये प्लस बना दिया है, माइनस, ये बैटरी लगा देते हैं ऐसे ऐसे। और यहाँ मन हो तो एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा लो ऐसे, यहाँ एक की भी लगा लेते हैं, एमिशन करना रोकना हो तो रोक सकते हो ऐसे। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया बैटरी V वोल्ट की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। कैथोड ऐसा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कुछ ऐसे देखेंगे। देखो यहां से क्या देंगे, लाइट, क्या देंगे, लाइट। सन से आ रही रेडिएशन, जो फोटॉन्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे। तो ये कौन सी लाइट आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो इसे लिखेंगे यूवी रेडिएशन। क्या लिखेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, या हम इसे इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा, इनके पास एनर्जी रहेगी, वो एनर्जी किसको मिलेगी, मेटल सरफेस को। और जैसे मेटल सरफेस को एनर्जी मिलेगी, यहां से क्या हो, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर एमिट होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, यहां पर ऐसे सरफेस में। यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, मेटल सरफेस में आएंगे, यहाँ पर है ना, सरफेस में। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने बैटरी लगा रखी है, बैटरी लगाई, जैसे इसका वोल्टेज बढ़ाया तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, यहाँ प्लस आ जाएंगे। जैसे प्लस आएंगे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, बैटरी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। ये हो गई करंट की डायरेक्शन। इस करंट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज का ध्यान रखना यहां पर, अगर ये वोल्टेज कम अप्लाई करोगे तो यहां प्लस भी कम होंगे, और प्लस अगर कम होंगे तो कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है, बट एक लिमिट तक, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ एमिट होंगे उतने ही आएंगे। भाई मान लो यहाँ पर मैंने यहाँ से लाइट दी, 500 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो जब यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये सारे प्लस वाले सिर्फ 500 इलेक्ट्रॉन को ही कलेक्ट करेंगे। मतलब करंट इसमें जो मैक्सिमम फ्लो करेगा वो सिर्फ 500 इलेक्ट्रॉन से करेगा, उससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, उससे ज़्यादा तो एमिट नहीं हो रहा है ना, 500 एमिट हुए थे। तो करंट जो मैक्सिमम फ्लो करेगा वो सिर्फ 500 इलेक्ट्रॉन से फ्लो करेगा। उस मैक्सिमम करंट को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, बट एक लिमिट तक, क्योंकि भाई यहाँ पे 500 है ना, मैंने वोल्टेज बढ़ाया, पहले 100 इलेक्ट्रॉन्स आए तो 100 की वजह से करंट फ्लो कर रहा, मैंने वोल्टेज फिर बढ़ाया, 200 इलेक्ट्रॉन्स आए, 200 की वजह से करंट फ्लो कर रहा, मैंने वोल्टेज बढ़ाया, 400 इलेक्ट्रॉन्स आए, 400 की वजह से करंट फ्लो कर रहा, फिर मैंने वोल्टेज बढ़ाया, 500 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे आ गए, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा। अब अगर आप सोचो वोल्टेज और बढ़ाओ तो 500 से ज़्यादा आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन तो 500 ही थे ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उतने, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उतने की वजह से ही करंट मिलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं इन्हें हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बने, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो लिखेंगे इट इज द फिनोमेना ऑफ emission of electron, emission of electron from metal surface when incident ray, इंसिडेंट रे, यहाँ कंडीशन लिख रहा हूँ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, ये कंडीशन बताते हैं अभी, है ना। व्हेन इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, इस हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
अब ये समझो कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो का क्या सीन चल रहा है भाई, ये इसका मतलब होता है जो लाइट आ रही है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। भाई यहां से इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा, जब जब वो वर्क फंक्शन वाली कहानी है। भाई ये लाइट हमने दी, ये लाइट दी हमने, यहाँ पे जो लाइट आ रही है ना इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। कितनी फ्रीक्वेंसी न्यू, उसने इसको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ले, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले यहाँ पे तो आए, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो न्यू जीरो चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर था फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको मेटल सरफेस तक लाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो क्या है, न्यू जीरो। हम क्या चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, बाहर आ जाए मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे ऑलवेज बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला प्रोसेस नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मेटल है, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। फिलहाल तो यहाँ पर एक कंडीशन है, इस वजह से इमिशन हो रहा है। एक और चीज देखें, अब इसके कुछ लॉ देखते हैं। क्या देखते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके कुछ लॉ देखे हमने, कंक्लूजन जो निकले। देखो पहला लॉ इसका क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मीनिंग समझेंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा आप इंक्रीज करोगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई मतलब धूप का तेज हो जाना। सुबह मॉर्निंग में धूप क्या रहती है, कम रहती है, 6-7 बजे धूप कम रहती है, लेकिन वही आफ्टरनून में देखो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तो धूप क्या रहती है, बहुत तेज रहती है। तो धूप बढ़ने से कम डायरेक्टली मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गई। ठीक है, अच्छा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से होता क्या है, धूप इतना तेज हमें क्यों लगती है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं। जैसे सुबह जो मॉर्निंग में 7 बजे जो फोटोन आ रहे हैं मान लेते हैं 100 फोटोन पर सेकेंड आ रहे हैं, एक सेकेंड में कितने फोटोन आ रहे हैं, 100। वही आफ्टरनून में 1000 फोटोन पर सेकेंड आ रहे होंगे। पहले 100 आ रहे थे सुबह, आफ्टरनून में कितने आए, 1000 फोटोन पर सेकेंड। मतलब क्या बढ़ा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए मतलब क्या बढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गई। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बढ़ने का सीधा सा मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन का बढ़ जाना, सिर्फ इतना सा मतलब होता है और कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ेगी तो मतलब फोटोन बढ़ेंगे। अब कॉमन सी बात, अगर फोटोन ज्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा एमिट होंगे। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एमिट कराता है, ध्यान रखेंगे। जैसे यहां से एक फोटोन आया ना तो एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। जो यहां से फोटोन आया ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकता है। तो अगर मान लो 100 फोटोन आ रहे थे और 100 के 100 फोटोन की मैं फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा मान लेता हूं, मतलब वो 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन एमिट कराएंगे। लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो मान लो 1000 फोटोन आ रहे हैं, 1000 में अगर 500 फोटोन की भी एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुई तो 500 इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो ये दोनों क्या रहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये पहला हो गया। ये डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, काम आएगा अभी आगे। ये तो पहला हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आए। सेकंड क्या है, सेकंड ये बताता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। मतलब लिख लेते हैं, a minimum, the minimum cut off frequency, minimum cut off
frequency below which there is no emission, below which there is no emission of electron, no emission of electron is called threshold frequency, होल्ड फ्रीक्वेंसी। ये एक थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन आ गई। मतलब जब लाइट आएगी, यहां से जो लाइट आ रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हुई तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा इसका मतलब समझो, जैसे लाइट आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो गई, थ्रेशोल्ड से क्या हो गई, कम, बट इंटेंसिटी बढ़ रही है। इंटेंसिटी क्या हो रही, बढ़ रही है, तब भी एक भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों? इंटेंसिटी बढ़ने से क्या बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोन बढ़े। मान लो पहले 100 फोटोन आ रहे थे, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा के 2 लाख फोटोन निकाल दिए, 2 लाख फोटोन ऐसे आ रहे हैं। अब 2 लाख फोटोन आ रहे हैं, लेकिन सभी की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, थ्रेशोल्ड से कम है। तो भाई अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, चाहे कितने भी फोटोन आ जाएं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सेकंड हमारा है। तीसरे नंबर पे आते हैं, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला, इससे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, बात करेंगे इसके बारे में ना। अभी काइनेटिक एनर्जी को समझो बस। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मतलब समझो आप, देखो हम अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना, जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो लाइट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बाहर आएगा, बाहर बहुत तेजी से आएगा। ठीक है, ये पहला। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बाहर भी आएगा और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस देखेंगे तब। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। चौथे पे आ जाओ। तो इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है ना, वो इंस्टेंटेनियस है। इट इज अ इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें टाइम लैग ना हो। तो इसमें टाइम लैग जो लगता है ना, वो 1 नैनोमीटर का लगता है, नैनो सेकेंड का। 1 नैनो सेकेंड मतलब 10⁻⁹ सेकेंड में इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि जैसे ये फोटोन आया, जैसे ही मेटल सरफेस पे पड़ा, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आया। इस प्रोसेस को होने में सिर्फ 1 नैनो सेकेंड का टाइम लगता है, जो कि बहुत स्मॉल टाइम है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। ये चारों चीजें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ स्क्रीन, आप लोग इसको नोट कर लें। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की। तो यहां देख लेते हैं क्या नाम है इसका, टॉपिक का एक्यूरेट नाम देख लेते हैं, क्या नाम है। देखो नाम याद नहीं आ रहा है ना, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस तो क्लियर है। देख लेता हूँ बुक से मैं एक बार, मैंने रखा है, मुझे टॉपिक आज थोड़े ध्यान नहीं रहेंगे हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसके बारे में बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस लिख सकते थे ना, स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अभी एक्चुअल में क्या होता है ना, सीक्वेंस जो चल रहा है वही सीक्वेंस चले तो ज़्यादा बेटर रहता है, नहीं तो सीक्वेंस के अलावा तो पूरी बुक का पैटर्न अपने को याद रहता है कि बुक में क्या क्या कहाँ कहाँ दिया हुआ है, बस ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाता है ना। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम क्या देखेंगे, सबसे पहला हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। किसके बारे में बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का मतलब है कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, तो देखो हमें चीज पता है कि इंटेंसिटी जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सारी चीजें जो होंगी ना, जितना भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे होगा। मतलब लाइट जो आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये सब होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होना, ये फालतू का काम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर बात कर रहे हैं तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। किसके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब जैसे जैसे आप इंटेंसिटी लाइट का बढ़ाओगे उतने ज्यादा फोटोन आएंगे, जब फोटोन ज्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा एमिट होंगे, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला, ऐसा बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब इसका हम एक्सपेरिमेंटल देख रहे हैं तो इसका ग्राफ भी देखना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ ग्राफ बना देते हैं छोटा सा। ये ले लेते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट वाला टर्म ले लेते हैं ऐसे, और ये ले लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यहां बना देते हैं ऐसा ग्राफ। सीधे बनेगा भाई, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया एक्सपेरिमेंटल। दूसरे के बारे में बात करें, दूसरा हमारा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इसमें हम लोग डायग्राम देखेंगे, अभी जो हमने बनाया था ना सर्किट डायग्राम, उसके बारे में, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। यहां हमारे पास रिटार्डिंग पोटेंशियल यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा। पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो पहला पॉइंट ये है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते थे तो क्या होता था, करंट बढ़ता था। कहां गया डायग्राम हमारा, ये रहा, ये। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा वो समझे। देखो पहले क्या करा मैंने बैटरी लगा दी, यहां से फोटोन दिए, लाइट फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, 5 इलेक्ट्रॉन मान लो एमिट हुए। मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट करा, वोल्टेज जैसे 1 वोल्ट करा, यहाँ पे एक प्लस बना, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो कर रहा। मैंने फिर वोल्टेज बढ़ा दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और खींच लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बढ़ रहा। फिर मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया, इसने 5वां इलेक्ट्रॉन भी खींच लिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो कर रहा। तो मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट क्या हो रहा, बढ़ रहा है। मतलब एनोड पोटेंशियल, इसे एनोड बोलेंगे ना प्लस वाले को, एनोड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो लिख सकते हैं एनोड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वोल्टेज बढ़ाते जाओगे एनोड का तो करंट बढ़ते ही जाएगा। भाई मान लो 5 फोटोन आए थे तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 5, वहां 5 इलेक्ट्रॉन है मान लो, और 5 यहाँ से फोटोन आए थे, 5 ही इलेक्ट्रॉन निकले, 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो करंट तो सिर्फ 5 की वजह से ही बनेगा ना। अब मान लो फिर किसी ने बोला कि वोल्टेज और बढ़ा दो और करंट आ जाएगा। भाई अगर वोल्टेज और बढ़ाओगे तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन तो आ गए हैं, अब तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इलेक्ट्रॉन करंट बनेगा ही नहीं उसके थ्रू, तो जितना करंट पहले था उतना ही करंट रह जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है नो डाउट, बट एक लिमिट तक। भाई जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट हो रहे हैं उतने की वजह से बनेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन तो आपने खींच लिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, जब इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वोल्टेज के इंक्रीज करने से अब इलेक्ट्रॉन मिलेगा भी नहीं। ठीक है,
तो ये हमारा क्लियर सा पॉइंट ये है कि एनोड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, लेकिन एक लिमिट तक रहेगा, अप टू विच इलेक्ट्रॉन्स करंट अप टू विच द सैचुरेशन करंट, ये लिख लो ज़्यादा बेटर है, अप टू विच फोटो अप टू विच द सैचुरेशन करंट लिख सकते हैं। एक्यूरेट वर्ड देख लेते हैं हम। देखो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, कब तक रहेगा, जब तक सैचुरेशन, मतलब सैचुरेशन करंट तक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट अप टू विच द सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करने के बाद जो करंट फ्लो करेगा उसे बोलेंगे सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब मैक्सिमम करंट बोल सकते हैं हम, ठीक है, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तो ये तो हुआ एनोड पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे इसी का सेकंड जो पार्ट है ना, वो क्या है, रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब क्या करेंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वोल्टेज। जैसे क्या करें हम, मान लो ऐसा करें कि मैं इनकी पोलरिटी चेंज कर दूं, क्या कर दूं, चेंज। मैंने इस एनोड का वोल्टेज नेगेटिव कर दिया, क्या कर दिया, नेगेटिव। अगर इसका वोल्टेज मैंने नेगेटिव कर दिया तो यहाँ माइनस बनेंगे, माइनस बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट नहीं कर पाएगा ना भाई। देखो यहाँ पर मैंने इसका एनोड का वोल्टेज रिटार्डिंग मतलब अपोज करने वाला लगा दिया, नेगेटिव वोल्टेज कर दिया इसको माइनस में। अगर माइनस करो तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट थोड़ी ना होगा, तो रिपल करेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एक चीज ये आती है कि रिटार्डिंग पोटेंशियल पे करंट क्या हो जाता है, जीरो। तो अगली लाइन पे लिख लेते हैं हम ऐसे, ये लिख लेते हैं द रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, हाँ ऐसे लिख लेते हैं नेगेटिव एनोड वोल्टेज, एनोड वोल्टेज या एनोड पोटेंशियल लिख सकते हो, ठीक है। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट is called स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछी जाती है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन मिल गई कि रिटार्डिंग पोटेंशियल जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, बनना बंद हो जाए। इसका भी ग्राफ देख लेते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला टर्म हम ले लेते हैं एनोड वोल्टेज का, क्या ले लेते हैं, एनोड पोटेंशियल V, ठीक है। और ये ले लेते हैं करंट का, ये हमारा करंट I, ऐसे। इसमें ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखो यहाँ पे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये बेटा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ना, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, जैसा है वैसे बता रहा हूँ। ये हो गया पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल, हो गया V0, फिर ये दूसरे के लिए ऐसे, फिर एक तीसरे के लिए ऐसे, ये ऐसा। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे पहले सभी का एक जैसा रहेगा। देखो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, ये करंट, ये करंट देखो इसके लिए, ये दूसरा करंट है, ये तीसरे का करंट है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, देखो ये हम लोग यहाँ पर ये दिखा देते हैं I1, ये I2 और ये I3, ये इंटेंसिटी है, ये क्या है, इंटेंसिटी I1 I2 I3। देखो इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे, इंटेंसिटी क्या करोगे, बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये इंटेंसिटी है 1, इसे क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी, क्योंकि सिंबल एक जैसे होते हैं ना, तो ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, करंट की वैल्यू बढ़ गई। दूसरा ये जो है ना थोड़ा स्लोप बना हुआ है, स्लोप बना हुआ है कैसे, जैसे वोल्टेज आप बढ़ाओगे
तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाओगे करंट क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए एक जैसा है। जैसे नेगेटिव पोटेंशियल आपने अप्लाई कर दिया तो एक भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिटार्डिंग या स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हो गया हमारा सेकंड इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब आते हैं तीसरे पे। थर्ड हमारा आता है जिसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी of incident radiation on kinetic energy and क्या नाम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है ना, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जो आ रही ना, इंसिडेंट लाइट जो आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे। इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, ऐसा क्या लिखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, या हम इसको बोले स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे तो इसको समझाने के लिए हम आइंस्टाइन की इक्वेशन लेंगे। किसकी इक्वेशन लेंगे, आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन की इक्वेशन से ये सॉल्व होगा। ठीक है। बताऊंगा इसको, जस्ट अभी आइंस्टाइन की इक्वेशन बताएंगे अभी, तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो मैं यहाँ स्पेस छोड़ देता हूँ, इसमें बस एक चीज और लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, समझाऊंगा अभी आपको कि कैसे हुआ ये, है ना। तो अभी तो इसको याद ही रख लो, अभी जस्ट आगे आएगा, आप आराम से इसको नोट कर लें, फिर मैं आइंस्टाइन के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बात करेंगे, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा कोई खास नहीं है, 2 लाइन का ही है, लेकिन क्वेश्चन इसके बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसके बनते हैं। आइंस्टाइन ने क्या बताया कि अगर हमारे पास ये मेटल सरफेस है, क्या है, मेटल सरफेस है ऐसा, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, हम ऐसे ले लेते हैं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। अब हम इसको क्या देंगे, लाइट देंगे। क्या क्या देंगे, लाइट। मान लो ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है, ये लाइट जो आ रही है ना, इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इंसिडेंट रे। अल्ट्रावायलेट बोल सकते हैं, यूवी रेज। इनके पास जो एनर्जी है वो कितनी है, एच न्यू। भाई फोटोन है ना ये, तो फोटोन आ रहे हैं, फोटोन अपनी एनर्जी कितना है, एच न्यू। किसको देगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, कहाँ गया आएगा, पहले सरफेस में आएगा, यहाँ आ गया। तो यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी लगी उसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे तो आ गया, इसके बाद ये जो भी एनर्जी बचेगी वो क्या होगी, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहां पर जो एनर्जी मिली ना हमें, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों है वो समझते हैं। देखो ये एनर्जी है, इस एनर्जी, ये फोटोन की एनर्जी है, इसको हम एच न्यू लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? एच न्यू 0। और ये क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे ना। क्या हुआ इसका मतलब? ये देखो, जैसे मैंने मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, क्या बढ़ाई? फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी है 10, फ्रीक्वेंसी मैंने कितनी ली? 10। ठीक है, 10 मैंने फ्रीक्वेंसी ली। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स है, कितनी है? 5 मान लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू 0 है। न्यू इज ग्रेटर देन क्या है? न्यू 0 है, बराबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ठीक है, इसी में अगर h का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किसका? h का, तो ये हो गया फोटोन की एनर्जी और ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इस समय अगर देखें, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ये तो फिक्स रहेगा ना। क्या फिक्स रहेगा? एच न्यू 0 क्या रहेगा? फिक्स। देखो यहां पर जैसे कि ये हमारे पास एनर्जी है, इसको मैं एच न्यू लिख देता हूं ऐसे। जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ये फिक्स रहने वाला है, ये क्या है? फिक्स है। मैंने क्या बताया? वर्क फंक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट, एक मेटल के लिए। भाई सभी मेटल का न्यू 0 एक जैसा रहता है। जैसे इसका न्यू 0 मान लेते हैं 10 है, कितना है? 10 हर्ट्ज मान लेते हैं। तो इसका तो एच न्यू 0 कॉन्स्टेंट हो गया ना, एक जैसा। मैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी अगर बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। भाई ये तो फिक्स है ना। जैसे कि मान लो मैंने इसको क्या करा, पहले 10 लिया, ये वर्क फंक्शन मैंने लिया 2, ये कितना था? काइनेटिक एनर्जी 8, वर्क फंक्शन कितना था? 2, ये थी टोटल एनर्जी। मैंने एनर्जी को बढ़ा के 15 कर दिया, ये तो भाई 2 ही रहेगा ना, ये कितना रहेगा? 2। अब यहाँ 15, भाई पहले 10 था, इसमें 2, ये वर्क फंक्शन है, 2 है, तो ये बचा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी 8 था। फिर मैंने एनर्जी बढ़ा दी, 15 कर दी, ये तो 2 ही रहेगा फिक्स, तो यहाँ कितना बचेगा? 13। फिर मैंने इसको 20 कर दिया, 20, एनर्जी और बढ़ा दी, तो ये कितना? ये तो 2 ही रहेगा, ये क्या हो गया? 18। बराबर है। मतलब ध्यान से देखें, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। मतलब एनर्जी बढ़ने का मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी का बढ़ना, क्योंकि एच तो फिक्स है ना, एच तो चेंज होगा नहीं भाई, एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, है ना, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। मतलब एक्चुअल में हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे थे, हम इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे। किसको बढ़ा रहे थे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसका ग्राफ देखें अगर, तो ग्राफ कैसा आएगा वो देख लेते हैं, कुछ ऐसा। इसको हम 2 अलग अलग ग्राफ से बना सकते थे, उसी ग्राफ में भी दिखाया जा सकता था इसको, पिछले वाले ग्राफ में। बाकी 1 मिनट, एक ग्राफ और बनाया होगा ना यहाँ पर, एक ही बनाया था, इसका एक ग्राफ, ये देखो यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे बना लेते हैं। यहाँ देखें, ये हो गया एनोड वोल्टेज, एनोड पोटेंशियल V। देखो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा। हमने क्या बताया? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर ऐसे बनाएंगे, ऐसे। ये हो गया पहले के लिए, जस्ट मिनट। ठीक है, दूसरे के लिए ऐसे बनेगा, ये दूसरे के लिए, और एक तीसरे के लिए ऐसे बना लेते हैं, यहां से बना। ओ भाई, ये मिला देंगे एक जगह, है ना। ये हो गया सैचुरेशन करंट, समझाते हैं इसे, है ना, सैचुरेशन करंट। देखो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है V01, यहां पर है -V02, माइनस में रहता है ना, इसलिए ये पहली फ्रीक्वेंसी थी न्यू 1, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी न्यू 2, ये तीसरी न्यू 3। तो एक चीज देखो,
जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। ये 2 है, माइनस में है ना, ये माइनस में। देखो यहाँ पर ध्यान से, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा ये तीनों मिलके एक जगह एक हो जाएंगे, है ना। ये सैचुरेशन करंट है, मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब इसका एक ग्राफ और ऐसे बन सकता है। कैसे? ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए ना, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, उसको हम EV0 लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम E इंटू V0 भी लिखते हैं। भाई काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू V लिखते थे, तो यहाँ क्या होगा E इंटू V। चार्ज को हमने Q की जगह E लिख दिया। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ ऐसे भी बन जाता है, ऐसा। यहां एक ग्राफ बनाएंगे हम ऐसा। ये हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और ये हमारा इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, और ये ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। देखो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करा हमने ग्राफ। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तुरंत एमिशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एमिशन कब होता है? जब वो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है। यहाँ से यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये इसे बोलते हैं न्यू जीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये चीज पहले बात तुम्हें क्लियर है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुए। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला। चलिए, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये। तो इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसको इधर भेजो तो ये आएगा H न्यू माइनस न्यू जीरो। ऐसे भी लिख सकते हो। चाहो तो काइनेटिक एनर्जी को EV0 भी लिख सकते हो। ये हो गया H न्यू माइनस न्यू जीरो। ठीक है, कभी अगर आपसे ऐसा बोले कि बताओ अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता, क्यों नहीं होता? अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन एमिट क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा भाई? अगर न्यू जीरो से कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? माइनस में। अगर ये मान लो 5 है और ये 10 हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए, तो 5 में 10 गया तो -5 बचा ना, -5 हुआ तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आई, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसे, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इक्वेशन ध्यान रखेंगे, कोई भी एक, सब एक ही है। ठीक है, फॉर्म अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। किसके बारे में बात करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, हमें यहां पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले ग्राफ जो अभी बनाया था ना हमने, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच, उसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ऐसे वाला देखो, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। इनके बारे में हम बात करेंगे अब। देखो भाई, एमिशन जो है यहां से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लाइट भाई जैसे ही लाइट, मान लो हमने फ्रीक्वेंसी पहले 0 रखी, फिर लाइट आई फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो तुरंत तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा नहीं। मान लेते हैं कि जो मेटल है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, तो हमें फ्रीक्वेंसी कॉमन सी बात है, इससे 5 हर्ट्ज से ज्यादा देनी पड़ेगी ना, 6 हर्ट्ज देनी पड़ेगी। 6 ना मानो तो इतना लिख लो कि इससे न्यू जीरो से ज्यादा देनी पड़ेगी। मैंने फ्रीक्वेंसी अभी 0 रखी, जैसे फ्रीक्वेंसी मैंने 1 करी, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? नहीं होगा। मैंने 2 करी, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? नहीं होगा। मैंने 3 करी, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एमिट कब होगा?
जब 5 से ज्यादा होगा। कितने? 5 से ज्यादा होगा। तो जब 5 से ज्यादा होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये मान लेते हैं ये है 5 से ज्यादा। तो यहां से यहां तक का जो टर्म है ना, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां से यहां तक, मतलब ये जो पॉइंट है, इसको ऐसे लिखो ज्यादा बेटर है भाई। देखो ये जो टर्म है ना, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वाला। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ऐसा। अब हमें क्या करना, हमें डिटरमाइन करना है प्लैंक कांस्टेंट। तो देखो पहले इक्वेशन हमें पता है आइंस्टाइन की, तो यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या होती है आइंस्टाइन इक्वेशन? तो ये हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्या लिखा था अभी, एच, इसको वर्क फंक्शन में लिखा था ना, एच न्यू माइनस न्यू जीरो, ऐसे लिखा था हमने। इसको एक काम करो, वर्क फंक्शन के फॉर्म पे ही लिखो। तो इसको लिख लो एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो, ऐसे लिख लो। ठीक है, यहां से हम क्या करो, काइनेटिक एनर्जी को हम ईवी जीरो लिख सकते हैं और इसको लिख लेते हैं एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या है, एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस में वी जीरो है। तो मैं वी जीरो फ्रीक्वेंसी से मतलब है ई को डिवाइड कर दो, तो वी जीरो की वैल्यू आ गई एच बाय ई, न्यू को न्यू, ई यहां पर भी डिवाइड होगा तो क्या आएगा, डब्ल्यू जीरो बाई ई। बोला ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस का ऐसा। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है भाई। वाई एक्सिस में क्या था, वाई एक्सिस में वी जीरो था, सही बात है, और एक्स एक्सिस में क्या है, फ्रीक्वेंसी है, सही बात है। तो स्लोप एम की जगह क्या है, एच बाई। तो ये लिख लेते हैं कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जैसे कंपेयर करेंगे तो m जो है वो कितना आया, h बाई ई आया। तो यहां ऐसे नहीं लिख सकते m यानी कि स्लोप, क्या लिखेंगे, h बाई ई। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, m को लिखते हैं हम tan थीटा। क्या लिखते हैं, tan थीटा। इसको स्लोप बोलते हैं। tan थीटा कैसे आता है, देखे यहां से मान लो अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां से ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये एंगल जो आएगा ये स्लोप है आपका, ये जो आ रहा ना कर्व, ये क्या है, स्लोप। तो इस स्लोप को कैसे निकालते हैं, स्लोप मतलब एंगल। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप को हम tan थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो मैंने स्लोप को लिख दिया tan थीटा। tan थीटा क्या है, h बाई ई। तो यहां से हमें h को निकालना था, तो h को क्या लिखा, tan थीटा इंटू में e। तो हमें तो प्लैंक कांस्टेंट चाहिए था। tan थीटा का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन, ये हुआ परपेंडिकुलर। इसका नाम देना हो तो नाम दे सकते हो आप। परपेंडिकुलर मतलब ये, इसका नाम देते हैं ए, इसका बी, इसका सी। सॉरी, परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, बी सी। अब बेस क्या हुआ, ए बी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको लिख दिया हमने डेल्टा वी जीरो। अब बेस क्या है हमारा, बेस हमारा चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इसको लिख दिया डेल्टा न्यू और इनटू ई। ये आ गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, एक चीज और हमने देखी थी साइड में, वो क्या आया था, जो कांस्टेंट सी आया था उसकी जगह क्या आएगा, डब्ल्यू जीरो बाई। तो सी कांस्टेंट है, कहां पे जा रहा है, यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, डब्ल्यू जीरो बाई ई। मतलब वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट हो रहा है, तो यहां लिख लेते हैं इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो बाय ई, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से वर्क फंक्शन भी आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट करता है कभी कभी, है ना। डब्ल्यू जीरो इज इक्वल टू क्या आया, ई इंटू इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस। ये दोनों चीजें आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो इनडायरेक्ट ऐसे देखो क्वेश्चन इसका आ जाता है। जैसे कि आपको ऐसे दे दिया ग्राफ, ये बोला ये ऐसे,
ये 2 मेटल के लिए बना दिया ऐसे, थोड़ा ग्राफ गलत बन गया, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ऐसे है ना, ये इसका ये इसका। अब जैसे ये ए वाला मेटल है, ये बी वाला है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये है हमारा V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब पहले तो ये पूछेगा बताओ ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि बी का? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ये होता है ना, ये यहां से यहां तक, और इसके लिए बी वाले के लिए यहां से यहां तक है, तो ज्यादा किसका हुआ? बी वाले का। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो पहला तो ये क्लियर होगा, बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, पहला ये। दूसरा, वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है? तो वर्क फंक्शन देखो, ये वर्क फंक्शन बी वाले का है और इतना सा ए वाले का है, तो कॉमन सी बात है वर्क फंक्शन भी किसका ज्यादा होगा? बी का, कंपेयर टू वर्क फंक्शन ऑफ ए। ये 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा पूछे कि प्लैंक कांस्टेंट बताओ, तो डायरेक्ट H इक्वल टू चेंज इन V0, मतलब यहाँ पे आपको वैल्यूज देगा, कोई ना कोई वैल्यूज देगा, है ना, कंफर्म चेंज इन V0, ऐसा कोई ना कोई आपको वैल्यूज देगा, ये पक्की बात है, ये वैल्यू आपको देगा, 100% देगा, ठीक है। तो वैल्यू के हिसाब से चेंज इन V0 लिखेंगे, डिवाइड बाय चेंज इन फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और E यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, मैं एक बार बोर्ड चेक कर लेता हूँ स्क्रीन सही चल रही कि नहीं। सही है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं फोटोन के बारे में, है ना, फोटोन के बारे में बात कर लेते हैं, या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी बोलते हैं इसको, फोटोन लिख देते हैं, फोटोन। तो जो लाइट आती है ना सन से जो रेडिएशंस आती है, लाइट आती है, जैसे ही वो मैटर यानी किसी सरफेस में टकराते हैं तो क्या करता है, वो एक एनर्जी जनरेट कर, मतलब एनर्जी दिखाता है, ठीक है, इंटरेक्ट करते से ही, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं व्हेन, ये डायरेक्ट लिखे हम फोटोन के बारे में, तो फोटोन को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी पैकेट्स बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? एनर्जी पैकेट्स, या हम बोलते हैं इसे it is a discrete packets of energy called quanta, क्या बोलते हैं? क्वांटा। और इनके पास एनर्जी होती है, तो एनर्जी कितनी होगी वो देखें, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या रहेगा? h न्यू, क्या रहेगा? h न्यू, या इसी को लिखेंगे h c बाई लैम्डा। इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है 1 नंबर में। जैसे कि डायरेक्ट आपको कभी वेवलेंथ दे देगा और आपसे पूछेगा कि एनर्जी बताओ, या फ्रीक्वेंसी दे देगा और एनर्जी पूछेगा। अच्छा, h क्या होता है? h को क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। ये तो हमने वैल्यू नहीं लिखी अभी तक, इसलिए लिख देते हैं, क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। h की वैल्यू भी आएगी, कितनी आएगी? 6.63 10⁻34 जूल इनटू सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वैल्यू याद रखेंगे, बाकी आपको ये गिवन रहेगा वहां पर। दूसरा, मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम कितना होता है फोटोन का? तो मोमेंटम को लिखते हैं P इक्वल टू h बाय लैम्डा, क्या लिखते हैं? h बाय लैम्डा, ये होता है मोमेंटम। तीसरा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना रहता है? 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। कैसे आता है? तो वो इक्वेशन दी थी रिलेटिविटी की, m इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहां से पता चलेगा, देखो फोटोन पहली बात तो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, मतलब मैं मोमेंटम को m इंटू सी लिख सकता हूं। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला तो मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, अब वेलोसिटी ऑफ फोटोन क्या रहेगा? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो m इंटू सी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे m इक्वल टू m0, ये फॉर्मूला हमें पता है। हमें एक चीज क्या पता चली, ये कि फोटोन जो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, तो m जो है वो मास है, m0 जो है रेस्ट मास है, फोटोन का रेस्ट मास क्या है? m0। तो v और c तो फिलहाल बराबर हुए, अगर दोनों बराबर रखे हैं तो यहाँ क्या आता? 1।
1 से 1 कट जाता, कितना आता 0, यहाँ मल्टीप्लाई करते क्या आता 0, मतलब m0 क्या आया 0, m0 यानी कि रेस्ट मास क्या आया 0। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, तो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है व्हेन इट पासेस फ्रॉम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल नॉट डिफ्लेक्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी तरफ ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सीधा जाएगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीनिंग ये हुआ। तो ये कुछ चीजें हैं जो फोटोन में पूछी जा सकती है। ये दो चीजें ज्यादा खास हैं, पहली और दूसरी, इनसे क्वेश्चन जरूर हो सकता है कभी आ जाए, बाकी तो इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, चलिए एक दो चीजें और छोटी छोटी है वो बता देता हूं मैं आराम से, आप इसको पहले नोट कर लो। जैसे कि एक ये देखो, आता है कभी कभी क्या करता है वो पावर दे देता है ना, पावर ऑफ किसकी पावर पूछेगा वहां पर, रेडिएशन की। जस्ट मिनट, क्या करता है वो, जैसे कि हम लोग फोटोन देते हैं किसी को तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है ना, तो कोई सोर्स है जो कि क्या कर रहा है, फोटोन दे रहा है ना, तो ये ऐसा लिख देते हैं, पावर ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू NE। एक ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखोगे, क्या होता है क्या है कैसे वो सब बताता हूं मैं, है ना। देखो N को हम बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर यूनिट टाइम, और E है हमारा एनर्जी। E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ऐसा। और P क्या है, पावर। देखो यहां पर जैसे क्या होता है, हम फोटोन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, बराबर है। हम ये बोल रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इससे एमिट होंगे 1 सेकेंड में। मैंने यहां से दिया फोटोन, क्या दिया, फोटोन, तो यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है, तो हम यहां पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, फोटोन कितने एमिट हो रहे हैं कहीं से, तो उस सोर्स की पावर बताओ, जहां से भी फोटोन आ रहे हैं उसकी पावर बताओ। तो पावर अगर बतानी है किसी सोर्स की तो क्या करेंगे, पावर इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर यूनिट टाइम इनटू एनर्जी। कैसे, देखो पावर का फॉर्मूला ये होता है ना, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, मैंने मान लिया n फोटोन निकल रहे हैं पर यूनिट टाइम, यही मतलब हुआ नंबर ऑफ फोटोन, 1000 फोटोन निकल रहे हैं 2 सेकेंड में, तो ये टी की जगह 2 रखेंगे। तो इस पूरे को हमने क्या लिया, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। और W तो एनर्जी है, इसको एनर्जी लिख सकते हैं, तो P इक्वल टू मैंने इसको NE लिख दिया, ये चीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि फोटोन जितने निकलेंगे उसका पावर बताओ, तो पावर इक्वल टू NE लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज और आती है, चलो इधर तो हो गया, अब आएंगे हम डुअल नेचर पे। किस पे आएंगे, डुअल नेचर। मैटर, डुअल नेचर नहीं, पहले डुअल नेचर नहीं, जस्ट मिनट, डुअल नेचर में बाद में आएंगे, फालतू चीज है, ज़्यादा इतना कोई खास नहीं है, तो बता रखे थ्योरी का पार्ट है। हम बात करेंगे डी ब्रॉय वेवलेंथ की। डी ब्रॉय वेवलेंथ या इसी को हम बोलेंगे मैटर वेव्स। डी ब्रॉय वेव्स लिखें ज़्यादा बेटर है, डी ब्रॉय वेव्स या इसी को बोलेंगे मैटर वेव्स। देखो क्या था एक्चुअल में, जो हमारा डुअल नेचर था ना, डुअल नेचर में तो हमें पता चलता है कि 2 नेचर होते हैं मैटर के। कितने होते हैं, 2 नेचर, एक रे नेचर होता है, एक मतलब एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर कॉम्पटन इफेक्ट बताता है पार्टिकल नेचर के बारे में,
और वेव नेचर बता देता है, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसका कोई इतना खास रोल नहीं है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डी ब्रॉय वेवलेंथ या डी ब्रॉय वेव्स क्या होती हैं, मैटर वेव्स क्या होती हैं। तो डी ब्रॉय वेव्स क्या होती हैं, जो मटेरियल के पार्टिकल से मिलके बने। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं द वेव which associated with the material particles in motion। जब मटेरियल पार्टिकल क्या हो, मोशन पे हो, इज कॉल्ड मैटर वेव्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव्स, या बोलते हैं डी ब्रॉय वेव्स। डी ब्रॉय वेव्स। ठीक है, तो ये हो गया डी ब्रॉय वेव्स के बारे में। क्या बताया कि जो डी ब्रॉय वेव्स या मैटर वेव्स होती है, मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनती हैं और वो मोशन पे रहती है, चलती है, रुकेगी नहीं। अगर रुक गई, रेस्ट में आ गई ना, तो उसकी वेवलेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। इस वजह से कैसे आएगा फॉर्मूला, वो देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है ना। और वैसे सीबीएसई इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है, थ्योरी के हिसाब से कम पूछता है, बट डेरिवेशन स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले हमें एनर्जी का इक्वेशन पता है, तो यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी का फॉर्मूला था E = m/c²। ये एनर्जी का इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, हमें एक एनर्जी का फॉर्मूला और पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की जो एनर्जी होती है उसे लिखते हैं E = hc/λ। ये होता है। दोनों एनर्जी को हम इक्वल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों एनर्जी को इक्वल कर देता हूँ। इक्वेशन 1 = 2। जैसे इक्वल करेंगे क्या आएगा, m/c² = hc/λ। यहाँ c से एक c कट जाएगा, ये बचेगा m/c = h/λ। हमें लाना क्या है, लैम्डा, तो वेवलेंथ को ला सकते हैं। वेवलेंथ क्या आएगा, h/m/c। m/c को हम क्या लिखते हैं, वेवलेंथ, मोमेंटम। क्या लिखते हैं, मोमेंटम। तो ये तो आ गया हमारे पास। लेकिन जब बात करेंगे मैटर वेव्स की, किसकी बात करेंगे, फॉर मैटर वेव। भाई ये जो बात हो रही है, ये जो बात हो रही है, ये तो फोटोन की बात हो रही, फोटोन की बात हो रही है। लेकिन जब मैटर वेव की बात करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी हमारी h/p। p को क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। ये ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बताया, अगर मान लो ऐसा हो जाए, इफ v is 0, मटेरियल पार्टिकल रेस्ट में हो, अगर v 0 हुआ तो लैम्डा क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो कभी भी रेस्ट में पार्टिकल नहीं रहेंगे, मोशन पे रहेंगे। जब तक मोशन में रहेंगे तब तक हमारे पास डी ब्रॉय वेव बनती रहेगी। ठीक है, तो ये डी ब्रॉय वेव का एक फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, डी ब्रॉय वेव की बात हुई है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल देते हैं। देखो छोटा सा चैप्टर, ज्यादा कोई खास नहीं है ना, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, डी ब्रॉय वेव्स फॉर इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका क्वेश्चन जो आएगा ना, वो न्यूमेरिकल जैसा ही आएगा, थ्योरी में इसका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि एक लाइन में तो हो जाएगा ये। देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला में पता चल गया, लैम्डा = होता है h/p। पहला, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि अगर मान लो हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, जिसमें से एक का मोमेंटम ज्यादा, एक का कम है, तो बताओ वेवलेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h को h लिखा, p को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। दूसरा यहां से पूछ सकता है, क्या पूछेगा यहाँ पर, पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी दे देगा, मास अलग अलग दे देगा।
अब बोलेगा बताओ वेवलेंथ का रेशियो क्या है, मास अलग अलग जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे दिया है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H/P को तो हम √2m भी तो लिख सकते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना √2m, मैं यहाँ सारे फॉर्मूले साइड में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। P का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और P का ही फॉर्मूला होता है √2m, और K का फॉर्मूला होता है Q इंटू V, चार्ज इंटू वोल्टेज। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H/√2m/Q इंटू V। ये आ गए हमारे पास फॉर्मूले। सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे। जैसे अब मान लो कि आपसे बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दिखाता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेव नेचर दिखाता है, इसलिए हमने वेवलेंथ निकाली है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो यहाँ से जब लैम्डा इक्वल टू सॉल्व करेंगे, यहाँ h की वैल्यू रखेंगे, 2m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये v की वैल्यू, v तो v रहेगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.3 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय √v। ये रिलेशन भी ध्यान रख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का रखेंगे, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का रखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने रख दिया ऐसे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 10⁻³ kg, चार्ज इलेक्ट्रॉन का रखेंगे 1.6 10⁻19 कूलम, H की वैल्यू रखेंगे 6.63 10⁻34। ये सारी वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास रिलेशन। ये फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल, आप आराम से देख लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप इसको नोट करो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और इसका जो टॉपिक रह गया एक बार देख के बता देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, एक टॉपिक रह गया है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, वो देख लेते हैं, और बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया लगभग, है ना। फिर न्यूमेरिकल एक दो देखेंगे हम, पैटर्न उनके समझेंगे। बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। देखो इसका जो क्वेश्चन आता है ना, वो सिर्फ इसकी यूनिट पूछी जाती है नॉर्मली, और हो जाए कभी न्यूमेरिकल पूछना हो तो पूछ सकता है, बाकी यूनिट इसकी एक बार पूछी गई थी। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है, ये हमने वैसे EMW में पढ़ रखा है, फिलहाल तो हम इसे बोलेंगे एनर्जी एमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसे लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा। तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है ना, वो क्या रहेगी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट अगर देखें तो यूनिट क्या आती है इसकी, यहां देखें यूनिट इसकी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, अपॉन एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो ये यूनिट आ गई। यहां जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी तो लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। अब ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जैसे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, इफ 3 particles इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा हैव द सेम, क्या सेम वो देख लेते हैं यहां फॉर्मूले से, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, देन which have the maximum wavelength, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये लो। देखो पहला ये समझो कि 3 पार्टिकल हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे चार्ज देख लें हम यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये अल्फा हो गया, और एक ड्यूट्रॉन भी ले लेते हैं, यही पार्टिकल देगा। देखो चार्ज के बारे में पहले जान लेते हैं, चार्ज किसका क्या है,
फिर हम मास के बारे में जानेंगे कि मास किसका क्या है। ठीक है, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है तो प्रोटॉन का भी E होगा। ठीक है, अल्फा का कितना होगा, डबल। और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सेम एज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, मास इलेक्ट्रॉन का अगर m है तो प्रोटॉन का मास कितना होगा, इसको हम लोग me लिखें, इसको mp लिखें, है ना, दोनों के मास में अंतर है। ठीक है, और अल्फा का जो मास होता है वो इसका 4 गुना होता है प्रोटॉन का, और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो 2 गुना होता है प्रोटॉन का। तो पहले आपको ये टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसके बारे में, इस टेबल के बारे में। तो ये सारी चीजें आपसे बनेंगी। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। देख लेना कोई मिस्टेक ना हो, वैसे तो मेरे हिसाब सही है ना। चलो अभी क्वेश्चन में क्या जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या सेम दिया था, सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें क्या लाना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में तो ये होता है √2mk। अब देखो k क्या है, कांस्टेंट हो गया, h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट हो गया, दो नंबर है, मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√m। क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस इतना पता होना चाहिए। हमें क्या पता है, वी नो दैट मास ऑफ अल्फा सबसे ज्यादा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, फिर वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, और फिर वेवलेंथ ऑफ अल्फा। खत्म हो गया छोटा सा रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कभी कभी क्या करता है, बोलता है कि पोटेंशियल सेम है, इफ द पोटेंशियल of electron and proton are same, then ratio of wavelength। देखो मैं इसका एक पेपर आप लोगों को, मैं एक पेपर इसका अच्छे से बना के मैं अपने YouTube में लिंक में जो लिंक डालता हूँ ना उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, तो उसमें टेलीग्राम में मैं एक अच्छा सा पेपर अपलोड कर दूंगा, है ना। तो आप उसमें से डाउनलोड कर लेना और उससे एक बार सॉल्व कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन बताऊंगा ना उसमें से ही आएगा। जैसे अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो क्या सेम है, वी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। v अगर कांस्टेंट हो गया तो लैम्डा बताना है, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, h/√2m/q/v। भाई ऐसे ही आता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या क्या कांस्टेंट हो रहा, v कांस्टेंट हो गया, h कांस्टेंट है, 2 नंबर है, और चार्ज भी सेम है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम होता है ना, तो लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, मास के, बराबर है। और हमें पता क्या है, मास किसका ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। खत्म हो गया। इस टाइप से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, और मैं कई सारे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बाद में भी कराऊंगा, अभी तो नहीं करा पाया, बाद में भी कराऊंगा। ठीक है, आप परेशान ना हो, जल्दी हो जाएगा, 10-15 दिन में पूरा सिलेबस जो भी है आज के हिसाब से, जैसे आज क्या डेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करा दूंगा दिसंबर एंड पे। ये जनवरी 10-12 जनवरी तक सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि लेक्चर शेयर कम हो रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। जय हिंद।